क्वेश्चन नंबर 181 है, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, जहां तक पढ़ाया है वहीं तक प्रश्न पूछने चाहिए। अधूरे पाठ्यक्रम से केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बच्चों को बताने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने के लिए कहिए। अगर आप स्वयं उनसे बोल रहे हैं तो तुम खुद किस काम के लिए जा रहे हो। तो हमारे सी और डी ऑप्शन कट गए हैं। अब यहाँ पर है कि अगर हमें सिलेबस कंप्लीट कराना है, जो कि हमारे खुद के टीचर्स करते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, तो हमें भी वही करना है। आगे है, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, समटाइम्स ऐसा होता है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थी को ऐसे ही कुछ भी उत्तर दे दो। बच्चे ने पूछा सेब का रंग मैम लाल होता है क्या, या पूछ लिया बच्चे ने सेब का रंग कैसा होता है, तो आप क्या कुछ भी बता दोगे, मतलब सतरंगी या काला, नहीं आता तो कुछ भी जवाब नहीं देना है। उसे डांट कर बैठने के लिए आप बोल नहीं सकते हो। उसे कहना चाहिए कि वो इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे, मतलब आप जो अभी पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप उस बच्चे को बता सकते हैं या समझने के बाद बता सकते हैं। तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल गुड फ्राइडे जो अभी हमारा गया है 2025 में, मैंने बच्चों को बोला था कि गुड फ्राइडे के बारे में सभी बच्चे पढ़ के आएंगे। मैं भी पढ़ के गई थी। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे सुनाएंगे तो मुझे कहीं कहीं चीज़ें जो गलत बताएंगे बच्चे तो सही करनी होगी, तो मैं भी उसके बारे में पढ़ के गई थी। और जब गुड फ्राइडे के बारे में डिस्कशन हो गया क्लास में, तो उसके बाद एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैम जो है इस दिन तो ईसा मसीह जी को मतलब उस पर क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो उनको जो है यातनाएं दी गई थी, तो इसको गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, ये तो बैड फ्राइडे होना चाहिए ना। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, और मैंने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, और मेरा फ़ोन उस टाइम चार्जिंग पर लगा हुआ था। तो फिर मैंने मतलब मैं सोचा उस टाइम, बट उस टाइम पे ये नहीं था मैं कुछ भी बोल देती, कुछ भी लॉजिक लगा देती। तो मैंने उस बच्चे को वही बोला कि मतलब घुमा फिरा के, ऐसे भी उसे फील नहीं होने दिया कि मुझे नहीं आता। मैंने उस बच्चे को बोला कि बेटा अभी हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका आंसर बताती हूँ पूरी क्लास में। तब फिर बाद में जो है मतलब इसका आंसर मैंने सर्च किया, और एक मैम है मेरे स्कूल में क्रिश्चियन, तो मैंने उनसे पूछा, तब मैंने इसका जो आंसर है फिर पूरी क्लास में बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे। इस विषय में प्रधाना, देखो यार आपका बच्चा है, पहले तो आप खुद सुलटो उससे, प्रधानाचार्य के पास क्यों ही जा रहे हो। इस और ध्यान नहीं देंगे तो सैलरी किस बात की ले रहे हो, जब ध्यान नहीं दोगे तो उसे कक्षा में अनुपस्थित होने के कारण जानेंगे। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाती है तो आपको कारण जानना है उसका, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसका नाम काट देंगे, ये तो बहुत ही वाहियात काम है। ठीक है, ऐसे में तो पता नहीं हमारे कितनी बार नाम कट चुके होते, क्योंकि हम लोग भी एब्सेंट रहने वालों में से हैं। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। क्या उद्देश्य होने चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के विषयवार अंकों के बारे में सूचना देना, कि पेरेंट्स को जो है बच्चों के सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है उसके बारे में बताना। बच्चे के सबल एवं कमज़ोर पक्षों की चर्चा करना। बच्चे जिन विषयों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, केवल वही, देखो जहाँ केवल आ जाए ना उसको तो वैसे ही काट देना। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा कट हो गया है। उसके बाद है बच्चों की उपलब्धियों को ही बताना, कि भाई आपका बच्चा तो बस महान है, महान। तो यार कुछ कमियां हर बच्चे के अंदर होती है, वो हमें बतानी होती है, वो बात अलग है। एक तरीके से हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि आपको नहीं बताना है बच्चों के बारे में कुछ भी गलत, या उसकी कमी है, कहीं इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मैं तो ऐसी हूँ, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो उपलब्धियों को ही बताना तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे है बच्चे के सबल एवं कमज़ोर पक्षों के विषय में चर्चा करना। देखो जहाँ पे बच्चा अच्छा है और जहाँ पे बच्चा कमज़ोर है, दोनों ही पक्षों के विषय में जो है चर्चा होनी चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य को कैसे जांचना चाहिए। कक्षा कार्य पूर्ण होने के 1 सप्ताह के भीतर, जब शिक्षक के पास समय हो तब, कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर हो, कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिससे कार्य के संदर्भ में त्रुटियों और सुधार का उल्लेख हो। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये हम सभी को पता है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही है। शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों द्वारा तथा लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है, शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है। देखो शिक्षक व्यवहार के संबंध में, जो शिक्षक टीचर होता है उसके व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इन्होंने पूछा मैंने, सही है नहीं है। देखो उसका व्यवहार विश्वसनीय होता है, हम सभी जानते हैं, हम अपने टीचर्स पे भरोसा करते थे। शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों के लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है।
शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है, तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब सी और बी में से हमको कट करना है। तो देखो शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है और निश्चित ही होता है, हमें पता ही रहता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बातें करनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। और तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि मतलब शिक्षण व्यवहार बाह्य व्यवहारों तथा लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। जो शिक्षक का व्यवहार है वो उसका जो बाहर का व्यवहार है और उसके लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है। आई थिंक सी ऑप्शन सही लग रहा है इसका ना, मतलब नहीं, मतलब सी भी सही है, डी बी इसका गलत हो जाएगा मुझे लगता है, निश्चित नहीं होता होगा, है ना। तो बी मुझे लग रहा है सही है। आपकी कोई राय है तो ज़रूर बताना यार। वैसे हाँ, बी है इसका आंसर, कि निश्चित होता है, ये इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आई थिंक फ्लेक्सिबल होता तो शेड भी ठीक होता। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ताकि वह शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, उचित विषय वस्तु को चुन सके, मूल्यांकन की सही विधियाँ अपना सके। देखो अगर हमें शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान है तो हमें होना अवश्य है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके। देखो अगर हमें शिक्षा के उद्देश्य पता है तो हम अच्छी शिक्षण विधियों का भी विकास कर लेंगे, उचित विषय वस्तु का भी चयन कर लेंगे और मूल्यांकन की सही विधियाँ भी अपना लेंगे। तो शिक्षा के लक्ष्यों को अगर हम समझ सकेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि हम शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सकें। उद्देश्य हमें क्लियर है तो आगे की चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। अगला है 188, बच्चों के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। कम प्रभावी पूछा है इन्होंने कि बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। अवांछनीय संवेग मतलब बच्चे के जो इमोशंस है जो हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मतलब एक्सपेक्ट करते कि हो बच्चे के अंदर, तो कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है जो हम नहीं उसके अंदर चाहते। बच्चों में सुरक्षा भाव भरना, ठीक है, कि बच्चे के अंदर वो अवांछनीय संवेग, वांछनीय जो चाहते हैं, अवांछनीय जो नहीं चाहते, ठीक है। बच्चों में सुरक्षा भाव भरना, तो हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये आए। अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उसमें कुछ योग्यताएं पैदा करना, बिल्कुल हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अपने इमोशंस से मुकाबला करने के लिए उसके अंदर कुछ योग्यताएं डेवलप हो। बच्चों को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो अच्छा नहीं है। देखो दंड देने की बात हो रही है तो यहाँ पर तो दंड देना वैसे ही गलत हो जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी डी वाले को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। 189 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। इन्होंने सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्ति एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए। गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, देखो सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है इन्होंने। छात्रों की प्रवृत्ति एवं स्तर के अनुसार होना चाहिए कि बच्चे का, वो 3rd क्लास के बच्चों को 5th क्लास का होमवर्क तो दोगे नहीं, तो पहला वाला तो आपका सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, जिसमें पहला है, पहला इसमें नहीं है तो बी वाला ऑप्शन काट दो, ठीक है। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, तो सही बात है। अब गृह कार्य अब कुछ भी लिख रहे हो, मतलब उसमें जो स्पेलिंग्स है वो सही होनी चाहिए, ठीक है, शुद्ध होना चाहिए भाषा की दृष्टि से, तो सेकंड वाला भी है, सेकंड वाला है इसमें। उसके बाद है गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में पूछा जाना है वो पहले पूछ रहे हो, पहले वाला लास्ट में पूछ रहे हो। तो हम सीक्वेंस से बच्चों को पढ़ाते तो आई थिंक होमवर्क भी सीक्वेंस में होना चाहिए। गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों होमवर्क दे रहे हो, तो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, तो वही सारे ही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को जब आप उसकी कीन ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण के बराबर महत्व देना। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना। प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना। प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना। अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना। देखो हम बीइंग अ टीचर, हमें पूर्वाग्रह के जो रूढ़िवादिता है, पूर्वाग्रह है, उनके प्रति सावधान रहना चाहिए, तो हमारा 4th वाला ऑप्शन तो सही हो गया। इसमें 4th वाला किस में नहीं है वो काट दो, ठीक है।
अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना। जहाँ तुलना की बात आती है ना, वो वैसे ही ऑप्शन कट हो जाता है, तो हमारा ये थर्ड वाला कट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये हमारे तीनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड काट दिया हमने फोर्थ। तो यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें तो सारे ही दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन ही गलत है आई थिंक। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा और फोर्थ होगा, थर्ड वाला नहीं है भाई। तुलना करने की बात गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा समिति के बाद, तो ये ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। और प्रत्येक विद्यार्थी के व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना, मुझे लगता है कि तुलना ये उस वाले सेंस में अभी जो है, लाइक हम बच्चों को जो हम दूसरे तरीके से जब और पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं तो तुलना उस सेंस में नेगेटिव होती है। आई थिंक अब इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन हमारे सारे सही हो जाते हैं। देखो तुलना उस सेंस में है कि वो बच्चा ये सीख रहा है, ये बच्चा ये नहीं सीख रहा है, तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस सेंस में हम तुलना का मतलब ले सकते हैं। वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, बट अब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में हमारे ये चारों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। सही कथन आपको बताना है यहाँ पे, एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। अध्यापक का अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी का कक्षा में काम चला सकता है। तो बिना तैयारी के तो आप पढ़ा ही नहीं सकते। सॉरी, तो हमारा डी ऑप्शन कट हो गया है, इसमें तो नहीं है, ABCD वाले नहीं, डायरेक्ट है इसमें। एक विद्वान को अपने विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। सही गलत है ना ये तो पहला वाला भी आपको गलत हो गया है। अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी, भाई जिनको जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है उनको ज़रूरत नहीं है तैयारी करने की, वो जाके बस पढ़ा दे, तो ये भी गलत है। देखो हमारी लर्निंग हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है, चाहे हमें कितना एक्सपीरियंस क्यों ना हो। अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कि भाई मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मैं कितनी ज्ञानी हूँ या ज्ञानवान हूँ, या मुझे कितनी विद्वता है मेरे अंदर, उसकी परवाह किए बिना, उसके बारे में सोचे बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करके जानी चाहिए। इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 192 है, निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए। आधार कथन है, कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। कक्षा में जब आप अध्यापन कार्य कराते हैं तो तरह तरह की जो युक्तियाँ सम्मिलित होती हैं। कारण सॉरी, छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। देखो अलग अलग युक्तियाँ सम्मिलित होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं, तो हर कक्षा में विभिन्नताएं होती हैं। तो हमारा A और R दोनों सही है, और जो है A और R दोनों सही हैं, तथा R जो है वो A का सही कारण है, तो A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा। अब मान लो आपकी क्लास में मतलब सेम IQ के बच्चे हैं, सेम एज के बच्चे हैं, सेम गति से सीखते हैं, तो आप अलग अलग युक्ति थोड़ी अपनाओगे, एक ही युक्ति तो यूज़ करोगे। अलग अलग युक्तियाँ यूज़ ही तब, अलग अलग मेथोडोलॉजी तभी यूज़ होती है जब आपकी क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। अगला है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है और यदि दूसरों के विचार आपके विचारों से विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश का ध्यान रख रहा है। देखो एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों से विपरीत हों तो भी आपको उन्हें उत्तेजित नहीं जो है तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मेरे विचार अगर किसी के विचार से नहीं मिल रहे तो मुझे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो अगर टीचर उनको समझा रही है तो वो बच्चों को क्या ध्यान रख रही है? संज्ञानात्मक विकास। देखो सामाजिक विकास नहीं आएगा इसके अंदर, शारीरिक विकास से कोई लेना देना है नहीं। और संज्ञानात्मक तो हमारा सोचने से होता है, ये भावनात्मक है, भावना होती है हमारी, अग्रेशन आना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यता का विकास निम्नलिखित द्वारा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर पुस्तक से शब्द
पुस्तक से ही शब्दकोश दिए गए उत्तर को अस्वीकार करना। शब्दशः प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर, उच्च स्तर का उत्तर देने पर बल देकर। देखो क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यता का विकास, हमें बच्चे के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्किल उसके अंदर डेवलप करनी है, और रीजनिंग जो है तार्किक योग्यता उसको कोई मतलब तार्किक योग्यता इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूल गई मैं, रीजनिंग बोल रही हूँ। रीजनिंग ही मतलब उसके अंदर जो डेवलप करनी है, तो ऐसे में उससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, पुस्तक से शब्दशः दिए गए उत्तर को अस्वीकार करना। लाइक पुस्तक से हटकर अगर उसने उत्तर दिया है तो उसको अस्वीकार करना, ये तो गलत हो गया है। उसके बाद है प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देना। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा होता, मगर ऐसा हुआ तो ऐसा होता है ना, अगर मगर वाले प्रश्न। उच्च स्तर का उत्तर देने पर बल देकर, भाई तू तो यही आंसर देगा इतने लेवल का, जो कि गलत है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर वही है घिसे पिटे क्वेश्चंस, तो अगर मगर, अगर ऐसा होता, अगर सांप आ जाता, अगर वहाँ पर शेर सोया ना होता, मगर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर जो है डेवलप होती है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है स्वयं परिश्रम किया जाए, जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। ये क्वेश्चन मैंने एक पहले भी करवाया है आपको। मैंने बताया था कि जब भी हमें बच्चे के अंदर कोई चीज़ डेवलप करनी है तो हमें खुद एज अ रोल मॉडल उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। उनको व्याख्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप पुरस्कार नहीं दोगे तो भी उनको ज़रूरत नहीं है, आप खुद करो, बच्चा खुद करेगा। 196 है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। व्याख्यान विधि द्वारा बिल्कुल महाघटिया मतलब विधि है कि आप बोले जा रहे हो, बच्चे सुने जा रहा है, तो बहुत बेकार है, हम खुद बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो व्याख्यान विधि द्वारा तो बच्चों की आप पार्टिसिपेशन बोल ही जाओ कि आपको मिलने वाला है। चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य समझ। श्रव्य दृश्य में वो बस बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। देखो चर्चा विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों को इंगेज रखने के लिए। बच्चा चर्चा कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। 197 है, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसे संबंध रखना चाहते हैं? मित्रवत, पुत्रवत, तुम ही मेरे पुत्र हो, एक परिचित व्यक्ति जैसा। हाँ ठीक है भाई, तुमको जानते हो, तुम मेरी क्लास में रोज आते हो, तुमसे मुझे सैलरी मिल रही है ना, ऐसा कुछ गलत है। छात्र के आयु के अनुरूप, अच्छा तो तुम 5 साल के, चलो मैं तुमसे तू तड़ाक से बात करते हैं। अच्छा तो आप मेरे से भी बड़े हो उम्र में? ओह वैसे हमसे बड़े उम्र के बच्चे होंगे नहीं स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में अगर मिल सकते हैं। तो डी ऑप्शन वैसे कट गया है, सी ऑप्शन वैसे कट गया है। पुत्र, भाई कहाँ से भाई मेरे पुत्र, क्योंकि पुत्रियाँ भी तो पढ़ती है। देखो फैमिलियर बिहेवियर रखना पड़ता है, एज अ फ्रेंड बच्चों के साथ रहना पड़ता है, और आजकल के बच्चों के साथ तो स्पेशली रहना पड़ता है एज अ फ्रेंड। यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हों, सदैव रहते ही हैं वो लोग, तो अध्यापक को चाहिए कि वह, बाय द वे मेरे डाइट में जो तीनों टॉपर्स थे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, वो तीनों ही बैक बेंचर्स थे। ओके, जस्ट एन एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर सिर्फ बात ही करते हैं, वो बात भी करते थे बट पढ़ते भी थे, टॉप भी किया था। ओके आगे है, तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें जो कुछ कर रहे हैं करने दें, भाई करते रहो जो करना है, ठीक है। उन्हें दंड देंगे, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, और ऐसे उनके हाल पे छोड़ नहीं सकते। भाई कुछ लेने आ रहे हैं बच्चे आपसे, कुछ तो दोगे ना, ऐसे छोड़ थोड़ी दोगे उनके हाल पे। उन्हें आगे बैठाएंगे और उन पर नज़र रखेंगे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बैठाएंगे और उन पर नज़र रखेंगे, बिल्कुल नज़र तो रखनी पड़ेगी, वो कुछ काम भी देना पड़ेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 199 है आपका यहाँ पे। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के इच्छुक होते हैं जो उसके पहले भी पढ़ा चुके हों, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हों, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हों, जो छात्राओं की समस्या हल करने में रुचि रखते हो। अब इसको आप अपने ऊपर रख के देखिए। देखो जो आप इसको पहले पढ़ा चुके हैं, क्या आप उनसे पढ़ना चाहेंगे? ज़रूरी थोड़ी है पहले पढ़ाए वो महाबकवास भी पढ़ाते हैं। स्कूल में भाई बहुत तगड़े वाले टीचर हैं, ये तो अति योग्य माने जाते हैं, भाई बहुत योग्य हैं, तो ऐसे टीचर से भी हम लोग पढ़ना, ठीक है माने जाते होंगे। उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व लगता हो कि बहुत ही मतलब तगड़ी वाली पर्सनैलिटी है उनकी, इंस्पायरिंग है, ठीक है हो सकता है, बट जो छात्रों की समस्याएं हल कर सकता है, हम ज़्यादातर उन टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं और उन्हीं से पढ़ने के इच्छुक होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे स्कूल में मेरी लीना मैम थी एक, वो 6th क्लास में मुझे पढ़ाती थी, हिंदी की टीचर थी।
और जब मैं 12th में गई तब उन्होंने मुझे पढ़ाया, और वो मेरी फैमिली के बारे में पर्सनली बहुत ज़्यादा वो जानती थी। और जो 6th में गई थी वो मेरी क्लास टीचर थी, लीना मैम। तो मतलब उन्होंने ही आगे मेरा डाइट में एडमिशन, मुझे आगे गाइड करना और मेरा डोमिसाइल बनवाना, सब कुछ मैम ने करवाया था। और जब मैं 12th में गई थी उन्होंने हिंदी पढ़ाई थी, और जब मैं 12th क्लियर करके निकली वो उस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बन चुकी थी। तो वो मैम मेरे लिए आज भी बहुत एक इंस्पिरेशन है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे पढ़ना। तो ऑब्वियस ये बात है, जो टीचर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो टीचर से आप पढ़ना चाहेंगे। और आज भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। ठीक है, तो आप भी ऐसे टीचर बने, और हम उन्हीं टीचर्स को याद रखते हैं ना जो हमारी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल हो जाता है। आहा, आज तो मैंने देखो मेरी नज़र देखते ही बच्चे चुप हो गए। वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। प्रभुत्व दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सैलरी प्रभुत्व दिखाने की तो ले नहीं रहे हो, डी ऑप्शन काट दो। वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है ठीक है, लेकिन बच्चे उसका ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहता है। ठीक है, मित्रवत है ठीक है, लेकिन अपने कार्य के प्रति अगर वो निष्ठावान नहीं है तो बच्चे जो है उसका आदर नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो आप अपने ऊपर रख के देखिए, आप किस टीचर का आदर करना चाहेंगे, तो उसी को आप लागू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।